नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में एक अच्छी खासी रैली के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपरी स्तरों पे बाजार सुस्ताता हुआ, थकता हुआ, लेकिन क्या ये सुस्ती, क्या ये रुकावट, क्या वापस बाजार को नीचे की तरफ ले जाएगी? 19,400 के ऊपर टिक क्यों नहीं पा रहा है निफ्टी? जी हाँ, आज भी अगर हम देखें तो 19,405 की शुरुआत हुई निफ्टी की। 19,421 ये दिन का उच्चतम स्तर रहा और वहीं से बाजार में फिसलन देखने को मिली और ये 19,344 ये आज का इंट्राडे लो है। हालांकि निचले स्तरों से देखें तो करीब 30 अंकों के आसपास की जो है रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 19,378 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 10 अंकों की अभी भी गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 27 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 23 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें वहां मजबूती देखने को मिल रही है। वहां आज भी रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि लगातार नए उच्चतम स्तर बना रहे हैं, कुछ खबरों के चलते, कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट के चलते। तो वहां पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए आपको, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज जो सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जहां पे सुस्ती देखने को मिल रही है, ऑयल एंड गैस पे हमने देखा था कि थोड़ा सा आज मामला थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जिन सेक्टर्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो बाजार को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकों में थोड़ा सा दबाव आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इस समय थोड़ा दबाव में ही कामकाज कर रहा है। हालांकि करीब 4.5% तक की गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो अब क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए बाजार में? डरना चाहिए, खरीदना चाहिए? और इस समय बाजार में क्या अप्रोच होनी चाहिए? आपके जो प्रश्न हैं उस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जिन शेयरों पे खबरें हैं और उनके चलते वहाँ मोमेंटम देखने को मिल रहा है उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट, वाह क्या आईपीओ है। इसमें आज एक नया बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एक आईपीओ को वापस होना पड़ा। क्या है पूरी डिटेल, और अभी जो आईपीओस खुले हुए हैं उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, डिटेल में करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, वीपी रिसर्च हेड शेयर इंडिया के। रवि जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। और आपकी शर्ट बड़ी कमाल की लग रही है ऑन एयर सर, बहुत शानदार। पता है, पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे अब बाजार पे क्या करना चाहिए सर। दो तरह के व्यू निकल के आ रहे हैं। एक व्यू ये कहता है कि 19,400 के आसपास की रुकावट देखने को मिल रही है और क्या ये बाजार यहाँ से वापस होगा। सुबह एक बाजार के जानकार को सुन रहे थे, बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये था कि अभी हम चले ही कितना है। और ये तो आप अभी की रैली देख रहे हैं, अगर हम साल भर में देखें तो अगर लॉन्ग टर्म में औसत रिटर्न सालाना 10-12% एक्सपेक्ट करता है, हम तो 5-6% चले हैं। तो अभी डरना नहीं चाहिए बाजार में। आप क्या मान रहे हैं इस तरह के बाजार में, जब बाजार नए हाई लगा रहा हो तो कैसी अप्रोच रहनी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर? पहले तो धन्यवाद विपुल जी यहाँ पर बुलाने के लिए। थोड़ा सा मार्केट में आज बेयरिश टोन है, तो मुझे लग रहा है शर्ट का कलर भी मैच कर रहा है, थोड़ा बेयरिश होना चाहिए मार्केट में। बहुत अच्छा सर। प्रॉफिट की जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत गहरी बात पूछी है कि मार्केट में देखिए अपने अपने एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, लेकिन मेरा अपना व्यू ये कहता है कि मैं मार्केट से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ प्यार करता हूँ प्रॉफिट से। बिल्कुल। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट ही सब कुछ है, और प्रॉफिट बनाने के लिए आपकी टाइमिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और इससे पहले के प्रोग्राम जिन लोगों ने वॉच किए होंगे उनको पता होगा कि टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सही टाइम पे स्टॉक खरीदिए, आपको 40% का रिटर्न देगा। गलत टाइम पे स्टॉक खरीदिए, स्टॉक 40% चला होगा या 20% चला होगा, लेकिन आप 40% नुकसान में होंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब सवालों की जो उलझन है हम्म। उसको विपुल जी आप दूर करने का काम करते हैं, और आपके पीछे से एडिटर साहब भी बड़ी मेहनत करते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स को आप लोग लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा बहाव है वैसा बहिए। तेजी है तेजी खेलिए, मंदी है मंदी खेलिए, और सवालों के उलझन है तो फिर मनी नाइन का स्पेशल प्रोग्राम देखिए। चलिए, तो बाजार की दिशा के साथ बहते रहिए। लेकिन जो है सर, एक इसमें छोटा सा सवाल है, क्योंकि दो तरह के दर्शक हैं हमारे। एक तो वो हैं जो कि ट्रेडिंग टिप्स सुनते हैं, छोटे छोटे मुनाफे लेकर के निकलते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नए हाई पे हैं, क्या लंबी अवधि के निवेश के लिए ये बाजार सही है क्या? तो क्या अभी थोड़ा रुक करके निवेश करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आ जाए तब पैसे लगाने चाहिए? जो लोग साल भर के लिए, 6 महीने के लिए अच्छे शेयरों को ढूंढ रहे हैं, या जिनको लग रहा हो कि ये बाजार थोड़ा महंगा हो गया है। विपुल जी, आज की शुरुआत मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के नाम से ही करता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर
आपको 6 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं। नाम आप एक बार अगर आप नोट करके चलवा देंगे पूरे प्रोग्राम में तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहला स्टॉक है लेटेंट व्यू। हम्म। मैं रिटर्न की बात कर लूंगा, लेकिन नाम नोट कर लें जो दर्शक देख रहे हैं। लेटेंट बिल्कुल। व्यू पहला स्टॉक है। दूसरा है आईजीएल। जी। तीसरा है वेल क्रॉप, WELCROP, वेल क्रॉप। चौथा स्टॉक है भेल। पांचवा स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। और छठा स्टॉक है टेक महिंद्रा। और ये पूरी की पूरे स्टॉक्स जो हैं वो पूरे डाइवर्सिफाई हैं। हम्म। ये लॉन्ग टर्म पे आपको यहां से, चाहे मार्केट का छोड़ दीजिए, मार्केट कहां जाएगी, गिरेगी, बढ़ेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन स्टॉक्स में आपको यहां से 16%, 17% साल का रिटर्न देने का दमखम है। तो आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले आज स्टॉक ओपनिंग जो आपका ये प्रोग्राम है, इसमें मैं सीधे स्टॉक ही दे दे रहा हूं जो लॉन्ग टर्म वाले। इंट्राडे की चर्चा बीच में करते रहे। बिल्कुल। और ये एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर में ही हमारे ग्राफिक्स भी रेडी हो जाएंगे, तो अपनी दर्शकों को हम उसके माध्यम से ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे। तो लंबी अवधि के लिए कहाँ पे आपको निवेश कर सकते हैं, एक साल में आपको 16-17% का रिटर्न कहाँ मिल सकते हैं इस बाजार में भी, उसमें लेटेंट व्यू शामिल है, आईजीएल है, वेलकॉर है, बीएचईएल है, आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह है, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा। तो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियां हैं जहां पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और रवि जी का मानना है कि यहां पर 16-17% सालाना के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ, उम्मीद के साथ आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। तो शुरुआत हुई है निवेश के साथ ही, काफ़ी शानदार शुरुआत रवि जी ने की है। इन 6 शेयरों को नोट कीजिए, और आगे भी कार्यक्रम में जो है, जो दर्शक बाद में जुड़ेंगे उनके लिए फिर से एक बार रिवीजन जो है, जब हमारा आधा कार्यक्रम होगा तो एक बार रिवीजन कर देंगे। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ एक के प्रश्न जो है डिस्कस कर लेते हैं। और कैलाश चंद्र अग्रवाल जी ने एक प्रश्न हमें भेजा है, और कैलाश जी जानना चाह रहे हैं कि सदन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के शेयर इन्होंने 100-1000 शेयर ले रखे हैं और 68 रुपये की इनकी खरीद है। ये जानना चाह रहे हैं कि ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपका नज़रिया क्या रहेगा अगर आप ट्रैक करते हो सर। सदन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के ऊपर इन्होंने 68 रुपये के भाव पे 1000 शेयर खरीदे हैं। चार्ट मिला क्या सर आपको? जी 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 जी। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक में वो परफॉर्मेंस हालांकि उतनी ज्यादा बढ़िया तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन ये चीज है कि आप इसको, मैं ये नहीं कहूंगा इस समय, चूंकि जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर से भी आप देख रहे होंगे तो आपको रेजिस्टेंस से गिरता हुआ नजर आया, लेकिन सपोर्ट भी यहाँ पर ले रहा है। तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 वीक के रिव्यू का टाइम दीजिए, और 1-2 वीक के बाद इस पे वापस से एक बार चर्चा कर लीजिए, या फिर आपसे सवाल पूछ लें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन 1-2 वीक में गिरेगा नहीं, थोड़ा बढ़ सकता है। जी। चलिए, तो इस बीच जरा राजेश नरूला जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नरूला साहब नमस्कार। सर 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 नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं नरूला साहब? बस सर बढ़िया। ह्यूमस रखा है आपने दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है, अगर हम देखें तो इस समय ह्यूमिडिटी जो है, वो उमस जो है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जब भी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ती हैं तो उन बूंदों के बाद उमस और बढ़ जाती है। तो ये तो बात तो सही है। सर जब बूंदे पड़ती है फिर हमें आपकी बहुत याद आती है। अरे सर ये तो सर आपका प्यार है कि आप लोग इसी तरह प्यार अपना बनाए रखिए, और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आते रहें। आज बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं राजेश जी? सर मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ एक बताइए। से मैंने 80 शेयर्स लिए हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के एट द रेट ऑफ 954। 954 पे कोरमंडल इंटरनेशनल आपने लिया हुआ है? हाँ, 80 शेयर्स। 80 शेयर, ठीक है। तो सर जरा मैं अगर क्या नजरिया है सर आपका? सब 1-1.5 महीने का सोच रहा था मैं, जब बस ये चलिए, एक डेढ़ महीने का है, 5-6 रुपए आपको मिल रहे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है, पहले इस पर ही पूछ लेते हैं एक बार रवि जी की क्या सलाह है। रवि जी, इन्होंने 954 पे लिए हैं, नज़रिया बहुत स्पष्ट है कि मतलब अगर हम जो है इसको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, हालांकि पिछले 1 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट शेयर फ्लैट रहा है, बहुत सीमित दायरे में ही इसने कामकाज किया है। लेकिन अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी? क्या अभी होल्ड करना चाहिए, या 5-6 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या आपको लगता है जो पुराने हाइज हैं उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा शेयर ये? देखिए, इन्होंने बहुत छोटा नजरिया बताया 1.5 महीने का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो चलने दीजिए। 980 के आसपास आता है तो थोड़ा आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो
918 रुपए के स्टॉप लॉस से 1070 का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी, अगर चाहे तो आप 980 पे भी निकल सकते हैं, और अगर उन लेवल पर आता है तो आप 950 जो आपका बाइंग प्राइस है उसका स्टॉप लॉस डाल के आप 1070 का टारगेट यहाँ पर अचीव करने का वेट कर सकते हैं। तो और नरोला साहब, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? सर दूसरा है, एक शेयर है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, क्या इसको हम करंट मार्केट प्राइस पे परचेज करना ठीक रहेगा? तो ये कोई खास वजह कि आप इसको खरीदना चाहते हैं, किसी ने सजेस्ट किया आपको? हाँ सर। सर ये एक्चुअली ये आजकल जो एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्ले चल रहा है, जी। ये जो कंपनी ईएमएस वगैरह बनाती है, और इसके इंडिया में भी फैक्ट्री है और यूएस में भी है, तो थोड़ा एडवांटेज यही है। एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये जो 600 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, पूछते हैं रवि जी से। हाँ रवि जी, लेकिन मतलब शेयर में एक बात तो है कि मोमेंटम अभी बना है। पिछले 5 दिन में करीब 12% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिली, और एक महीने के अंदर 34-35% शेयर चल चुका है। तो इस रैली के बाद क्या फ्रेश एंट्री करनी बनती है, या आपको लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए अभी? एवलॉन टेक्नोलॉजी जी। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी का चार्ट ही देख रहा हूँ विपुल जी, और मुझे ऐसा लगता है आपने तो सब डिटेल बता दी, बस एंट्री एग्जिट हमें फाइंड आउट करना है। सर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा समय दें। 35% 30% की रैली हो चुकी है, 2-4-5% का करेक्शन आया तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब ने काफी R&D कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप 100 रुपए का निवेश कर रहे हैं तो 20-25 रुपए का निवेश करने में बुराई नहीं है, और थोड़ा करेक्शन आता है तो आप बाकी बचा हुआ 70% या फिर 50% का निवेश कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से भी थोड़ा निवेश किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी ये 750 तक के लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। 750 तक के लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। रैली आ चुकी है, चाहे तो थोड़ा पैसा अभी लगा दे राजेश जी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो फिर आपको कम से कम जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, आपको और बेहतर रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। चलिए जरा यूट्यूब के जरिए भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। संदीप उपाध्याय जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मुझे 2 साल के नज़रिए के हिसाब से किसी NBFC में निवेश करना है। मैंने 3 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हुई है, प्लीज़ अपना पिक बताएं विद लेवल्स। अच्छा, M&M फाइनेंशियल, L&T फाइनेंशियल एंड श्रीराम फाइनेंस। ये सर इनको जो है NBFC में निवेश करना है। इन्होंने खुद रिसर्च की, 3 कंपनी आइडेंटिफाई की है। अब वो आपसे सिर्फ इतना जा रहे हैं कि इन 3 कंपनियों में से एक कंपनी आप बता दीजिए कि इनको क्या M&M फाइनेंशियल में निवेश करना चाहिए, L&T फाइनेंस में निवेश करना चाहिए, या श्रीराम फाइनेंस में निवेश करना चाहिए। 2 साल का नज़रिया इन्होंने अपना रखा हुआ है, तो और 2 साल के नज़रिए के लिहाज से ये निवेश करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इनको कहूंगा कि आप आपने 3 स्टॉक्स चूज किए हैं, 3 में से 2 अच्छे हैं, श्रीराम और L&T फाइनेंस। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी यहाँ पर कि आप इन दोनों में पैसा डिवाइड करके लगाइए। L&T फाइनेंस में थोड़ा बायसनेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है अपसाइड की, तो आप उसमें 60% पैसा उसमें लगाइए, 40% पैसा आप श्रीराम में लगाइए। अब बात टारगेट की करते हैं। देखिए, जब लॉन्ग टर्म पे आप व्यू लेते हैं तो आपका टारगेट जो है वो अपने आप ही जो है वो अपसाइड के मोमेंटम में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 18 से 22% का रिटर्न ये यहाँ से दे सकता है। दमखम अच्छा है, मार्केट के हाई को मत देखिए, क्योंकि इन स्टॉक्स के फंडामेंटल डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप L&T फाइनेंस और फोकस रखिए यहाँ पर श्रीराम को, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं और आपको बिल्कुल परचेज करने चाहिए। तो बिल्कुल परचेज करने चाहिए। 2 शेयर आपको बताए गए हैं, उस पर आप अपना नज़रिया बना सकते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो जुड़ने का तरीका बहुत आसान है। आप भी सीधे रवि जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, एक व्हाट्सएप आपको करना है और हमारा दूरभाष क्रमांक है 9311121874। यहाँ पर आप जो है सिर्फ एक मैसेज भेजना है, लेकिन हाँ, जो भी आप मैसेज भेजें हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक भेजें, जैसे कि आपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, और नज़रिया आपका क्या है। आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स के साथ अगर आप हमें अपना प्रश्न भेजेंगे तो उतनी डिटेल के साथ आपके प्रश्नों को हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे और रवि जी उतने विस्तार से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, और योगी जी का भी प्रश्न सवाल टिप्पणी आ गई है, सवाल तो नहीं आया है। और रोज़ की तरह योगी जी जुड़ गए हमारे साथ। कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, ऐसे ही हर रोज़ कार्यक्रम में आप आते रहिए, बने रहिए, और जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछते रहिए। रंजीत भाटिया जी कह रहे हैं कि
सर लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से आईजीएल और एमजीएल, इन पर आपका नज़रिया क्या है? सर लॉन्ग टर्म व्यू जो है ये समझना चाह रहे हैं आईजीएल और एमजीएल पर, आप कैसे देख रहे हैं सर इन दोनों को? देखिए, मैंने आईजीएल तो आपको रिकमेंड ही किया था। अगर आप बिल्कुल। बिल्कुल जी स्लाइड बना चुके हो तो आप दिखा सकते हैं। आईजीएल का रिकमेंडेशन मैंने दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एमजीएल और आईजीएल में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आईजीएल थोड़ा यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है। और अगर मुझे मान लीजिए दोनों स्टॉक्स चूज करने हो तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आईजीएल पे 80% पैसा लगाऊंगा और एमजीएल पर जो है वो सिर्फ 20% पैसा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों स्टॉक्स में अपना अपना मोमेंटम दिखा दिया। थोड़ा एमजीएल मुझे ओवरबॉट लग रहा है, इसलिए आगे की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी सेचुरेशन देखने को मिल सकता है। और पोटेंशियल जो है वो आईजीएल में ज्यादा दिखाई देगा। तो दोनों को अगर आप रेशियो की तरीके से समझें तो एक हाथ ज्यादा स्ट्रांग है वो है आईजीएल का, और एक जो वीक है वो है एमजीएल का। तो मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी दोनों चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों में लेकिन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करें तो आईजीएल थोड़ा ज्यादा चलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे सिंपल है, 100 रुपए है आपके पास, निवेश करना है 80 रुपए आईजीएल में, 20 रुपए एमजीएल। जी, तो चलिए उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों जो कि जिनके प्रश्न आ रहे हैं उनको भी जो है कार्यक्रम में शामिल करते हैं और बातचीत कर लेते हैं। जरा अनुज वर्मा जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि सर टाटा मोटर्स और इन्फोसिस में मौजूदा भाव पर बाय करें या अभी रुकें? सर दो इन्होंने कंपनी ढूंढी और ये दोनों पे सवाल बहुत हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स पे हम देख रहे हैं अच्छी खासी रैली आ चुकी है और अभी भी सवाल आ रहे हैं खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पर सकारात्मक रुख अपनाए हुए थे और रैली भी आ चुकी है। इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है कि यहाँ पर इतनी पिटाई हो चुकी थी तो लोगों के शेयर पर प्रश्न आ रहे हैं कि यहाँ पर आप पैसे लगाने चाहिए इन लेवल्स पे या नहीं आने चाहिए। तो ये अनुज जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। और क्या सलाह रहेगी सर आपकी? खासतौर से दोनों तरह के निवेशक मौजूद हैं, एक जो इस रैली में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं जो टाटा मोटर्स में देखने को मिली है, और एक वो हैं जो कि इन्फोसिस में खरीदारी करना चाह रहे हैं इस गिरावट के अंदर। देखिए, मैं यहाँ पर आपको अगर बताता हूँ तो देखिए, टाटा मोटर जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन पे है। टेक्निकल इंडिकेटर्स ओवरबॉट सिचुएशन पे हैं। ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, 600 के पास तक के लेवल दिखा रहा है। और अब पहले जो अगली चाल होगी वो होगी पीछे हटने की, और पीछे हट के वो आएगा 550 रुपए। यहाँ पर आरएसआई देखें, स्टोकेस्टिक देखें, टेक्निकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग खास तौर से चार्ट को देखते हैं उनके लिए भी, और काफी ओवरबॉट है। कॉन्ट्रैक्शन जो एमएससीडी का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी काफी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 550 के लक्ष्य आएंगे। तो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपॉर्चुनिटी है, आप फ्रेश बाय तो बिल्कुल मत करें। अब जिनको प्रॉफिट आ रहा है वो बिल्कुल, अब 550 आएगा, 520 तक आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी जॉबिंग कर ली जाए, थोड़ा लालच बुक कर लिया जाए, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो करंट लेवल्स पे किया जा सकता है। और वेट एंड वॉच करें, 520 550 से पहले फ्रेश बाय नहीं करें। दूसरा स्टॉक आते हैं, अगर इसी को इन्फोसिस को देखते हैं तो आपको इस पे साफ साफ चार्ट पे लगेगा कि कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। जी, जब कहते हैं ना कि दिया बुझता है तो कभी कभी जलने की कोशिश करता है, इन्फोसिस का कुछ हाल ऐसा ही है। आप देखिए, सबसे पहले 1400 गया, गिरा। तो यानी कि मैं अगर लेवल्स वाइज आपको बताऊं जी। तो पहला लेवल था 1670 रुपए का, और वो था दिसंबर 2022 में। उसके बाद गिरावट आई और ये पहुंच गया सीधे 6 जनवरी 2023 तक 1440 रुपए। फिर थोड़ा सा चढ़ा, वापस अपसाइड पे मोमेंटम आया 1616 रुपए का फरवरी 2010 में 23 में। उसके बाद फिर गिरा तो फिर ये आया वापस 1380 रुपए का। यानी कि हर बार जब चढ़ता है तो उससे ज्यादा गिरता है। अभी भी ऐसा ही हुआ, 1450 का हाई मारने के बाद सीधे 1200 के पास बढ़ गया, अब वापस चढ़ रहा है। तो 1400 से ऊपर तो है ही नहीं है। तो आप वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। ये स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में शॉर्ट टर्म पे भी पहुंच रहा है। आईटी में अगर खरीदना है तो मैंने आपको एक स्टॉक रिकमेंड किया है, वापस चार्ट देखिए, टेक महिंद्रा। आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि टेक महिंद्रा में दमखम ज्यादा है, आप उसको फोकस करें। इस चार्ट को बिल्कुल कंसीडर ना करें और अभी जी। थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। यहाँ पर अभी गिरावट और हो सकती है और 1000 के लेवल आपको दिखेंगे, फिर वापस खरीदेंगे और फिर आपसे 1200 आएगा तो कहेंगे 20% का रिटर्न आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज जी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये दोनों शेयर में खरीदारी की सलाह नहीं है,
दोनों ही ओवरबॉट सिचुएशन के आसपास है, थोड़ी गिरावट आ जाए उसके बाद एंट्री कीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, लेकिन सोनू कुमार जी मौजूद हैं, लेकिन सोनू जी से के पास जाएं उससे पहले जरा संदीप जी की टिप्पणी आई है सर, वो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं थैंक यू सर, रवि जी का हमेशा से ही वेट करते हैं, हाईली टैलेंटेड एंड हम्बल हैं रवि सर। तो सर आपकी जो फैन फॉलोइंग है, काफ़ी सारी टिप्पणियाँ जो आ रही हैं दर्शकों की, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। और अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि आई लव यू एंड आई मिस यू रवि सर एंड विपुल सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज जी भी आपके लिए सर कह रहे हैं कि बहुत प्रेम करते हैं आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। अब जरा सोनू जी से बातचीत कर लेते हैं, श्रीनगर से हैं सोनू जी, नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं सर आप? सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? बस सर आपसे बात करके ही दिल को ठंडक पहुंच गई, क्योंकि इतनी उमस और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, और श्रीनगर का नाम सुनते ही लग रहा है कि हाँ कुछ आपकी बातचीत से ही थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी है। यहाँ पे तो मौसम अच्छा हो रहा है सर, ओहो, पहाड़ों में तो एकदम पूरा बहुत अच्छा वेदर हो रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए जैसे कभी अवकाश मिलता है तो आपके पास आते हैं मिलने के लिए अच्छे मौसम के तलाश में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए, मोस्ट वेलकम है सर, आप कभी भी कॉल कीजिए। रवि सर को भी मेरा नमस्कार सर। रवि जी सुन रहे हैं सर आपको? सर मेरा ये प्रश्न था सर, टनला हमने 1010 रुपए पे खरीद रखा है सर। कौन सा सर, कौन सा? टनला प्लेटफॉर्म। तानला प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है जी 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 1010 रुपए पे खरीद रखा है, 3 महीने का व्यू है सर। 3 महीने का क्या भी है? करें? अच्छा 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 ठीक है। अब आप रवि जी से पूछते हैं कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। सर तानला प्लेटफॉर्म्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1010 पे लिए हुए हैं, 3 महीने का नज़रिया है, 1031 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो एक रैली यहाँ पर आई थी, कुछ एक खबरें भी थी शायद बीच में, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, और 31% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है करीब 1 महीने के अंदर अंदर। हाँ हालांकि खबर यहाँ पर ये थी कि इन्होंने करीब वैल्यू फर्स्ट डिजिटल एक्विजिशन एक किया था, जिसके चलते ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, तो उसके चलते यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और अभी इनकी खरीद से इनको 20 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। क्या करना चाहिए सर? देखिए स्टॉक अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसने बॉटम भी बना दिया है, रैली अच्छी दिखा रहा है। अगर मैं मार्च 2023 से कंपैरिजन करूं तो ये स्टॉक 100% चल चुका है, क्योंकि 520 रुपए के बाद ये 1030 रुपए पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी दमखम अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1100 के आसपास के लेवल पे मुनाफा वसूली की जा सकती है, और एक बार मुनाफा वसूली जरूर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये 850 के आसपास तक के लेवल दिखाएगा, तो उन लेवल्स पर वापस एक बार खरीदारी का फिर से मौका बनेगा। तो जॉबिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो मुझे लगता है 1250 का लक्ष्य दिखेगा, लेकिन थोड़ा आपको आपके प्राइस से एक बार नीचे भी जा सकता है। तो अगर पैनिक नहीं होते, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहें, और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 1100 के आसपास आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1100 के आसपास आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी लंबी अवधि में जैसा सर ने बताया कि आपको 1200 1250 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब जरा एक बार फिर से जो दर्शक कभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरा बता दें, रवि जी ने आज शुरुआती कार्यक्रम की बड़ी धमाकेदार की, और 6 ऐसे शेयर पे चर्चा उन्होंने की जहां पर लंबी अवधि के लिए निवेश किए जा सकते हैं। तो जरा उन शेयर्स को स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो लंबी अवधि के लिए यहाँ करें निवेश। जी हाँ, रवि जी के पसंदीदा शेयर हैं ये, जिसमें लेटेंट व्यू शामिल है, IGL शामिल है, वेलकॉप शामिल है, BHEL में खरीदारी की सलाह दी गई है, IDBI बैंक, टेक महिंद्रा। ये वो शेयर हैं जहां पर लॉन्ग टर्म व्यू यानी एक साल में 16 से 17% के रिटर्न की उम्मीद के लिए आप यहां पर निवेश कर सकते हैं, ऐसा रवि जी का मानना है। यहां पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं, तो ये वो शेयर हैं। चलिए इस बीच बजिंग स्टॉक पे जाएं उससे पहले जरा एक दो प्रश्न और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। विकास जी का प्रश्न है। विकास जी कह रहे हैं कि सर आपने पिछली बार ITI में खरीदारी की सलाह दी थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये गिर रहा है, क्या हमें वेट करना चाहिए? एक इनका प्रश्न ये है सर रवि जी आपसे, और दूसरा प्रश्न ये है कि सर क्या हमें आयशर मोटर्स को अभी खरीदना चाहिए? आयशर मोटर्स में कल अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली थी सर, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने जो है एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है, वो भी रॉयल एनफील्ड के साथ मिल करके, तो उसके चलते हमने देखा कि एक दबाव जो है देखने को मिला था। कल अच्छे खासी पिटाई, और हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी मजबूती 2 दिन से देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए? इन दोनों शेयरों पे आपकी राय? देखिए सबसे पहले तो ITI की बात कर लें। 109 रुपए का कंसोलिडेशन अभी दिखा रहा है, लगभग रिकमेंडेशन से के रेंज में ही अभी टहल रहा है। मुझे लगता है कि आप 103 रुपए के स्टॉप लॉस से 104 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ये स्टॉक इंट्राडे के ट्रेड के लिए नहीं है, ये आपको ऐसा है कि आप इसको
6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। 109 का है, 125 तक जा सकता है। रिटर्न वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ से वो भी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करिए, स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। अगर 105 के नीचे गिरता है तो बिल्कुल वापस से एक बार सवाल पूछेगा, और अच्छी बात है कि आप ट्रैक रखें। दूसरा स्टॉक आपने आयशर मोटर बताया सर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वीकनेस बहुत जबरदस्त है। 3000 के टारगेट तो इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे, और इन इन स्तर पर तो बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हवा के साथ बहिए, जिस साइड डायरेक्शन है उस साइड चलिए, जो मोमेंटम है उसकी तरफ चले। अभी तेजी है तेजी खेलिए, मंदी है मंदी खेलिए। आयशर मोटर में गिरावट का ट्रेंड है तो फिर रुक जाइए, गिरने दीजिए, जब रुकेगा तो खरीदेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर, विकास जी, दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन पहले जरा उन शेयरों पर नजर डाल लेते हैं जहां पर खबरें हैं। उन खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, और इस एक्शन में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, ये पूछेंगे रवि जी से हम। तो जरा एक एक करके स्क्रीन पर लेके आइए। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जीनस पावर को लेकर के खबर आई है। जीनस पावर पे खबर ये है कि सिंगापुर की वेल्थ फंड कंपनी GIC जो है वो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदेगी। 74% हिस्से खरीद से कंपनी को करीब 16,000 करोड़ रुपए में ये कंपनी जो है खरीदी जाएगी। और इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में सर ये शेयर 41% चल चुका है, और पिछले 1 महीने में अगर हम बात करें तो इसमें 71% के आसपास की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। बुधवार को, यानी कि आज की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि करीब 18% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रैली के बाद इनफैक्ट अब भी अगर हम देखें तो 19% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है। तो सर अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? अभी भी कुछ दमखम बाकी दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स पे या फंडामेंटली, या आपको लग रहा है कि काफ़ी रैली आ चुकी है, अब एक बार ट्रेन मिस हो गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा स्टॉक जो है मैनिपुलेटिव है, और खास तौर से आप देखिए तो बहुत ड्राई वॉल्यूम के साथ चल रहा है। 130 के बाद सीधा 168 के लेवल, यानी 170 के लेवल तो आ ही गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 190 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा, यानी 30 रुपए तक की रैली यहाँ से है। लेकिन अब आपने बिल्कुल सही कहा विपुल जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% हो गया, प्लस ड्राई वॉल्यूम है। ड्राई वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अगर बाय कर लेंगे तो हो सकता है आपको एग्जिट का मौका ना मिले। और अगर आपको थोड़े क्वांटिटी खरीदनी है तो बेटर है, एक बार को रिस्क लिया जा सकता है। 180 और 190 के टारगेट के लिए ट्रेंड अच्छा है, स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर स्पेकुलेटिव मूव ज्यादा दिखेगा, लेकिन फिर भी अभी 180 तक लक्ष्य जाएगा। तो जो लोगों ने ले रखा है उनको 180 का वेट करना है, जो लोग एंट्री करना चाहते हैं वो 150 के स्टॉप लॉस से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया क्या स्टॉप लॉस के साथ जो है आपको एंट्री करनी है, अगर आप करनी चाह रहे हैं तो। लेकिन हालांकि यहाँ पे बता दिया गया है कि रिस्क है, एक तो वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं तो आपको निकलने में मुश्किल हो सकती है, और साथ ही साथ रैली काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। चलिए इस बीच अब अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं, और ये है मदरसन सुनी, जिसे कि अब आजकल हम संवर्धना मदरसन के नाम से जान रहे हैं। और संवर्धना मदरसन के अंदर खबर ये है कि जापान की कंपनी याचियो इंडस्ट्रीज़ में ये 81% हिस्सा खरीदेगी। याचियो इंडस्ट्रीज़ हीरो मोटर कॉर्प की सब्सिडरी कंपनी है और 4 व्हीलर सेगमेंट में कामकाज करती है। और यहाँ पे इस हिस्सा खरीद के चलते हम देख रहे हैं करीब अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये खरीद जो की जा रही है वो करीब $12 करोड़ डॉलर के आसपास में संपन्न होती हुई दिखाई देगी। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं करीब 7% से ज़्यादा की मजबूती आज हम देख रहे हैं कि संवर्धना के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि एक समय हम देख रहे थे 8% से ज़्यादा का भी उछाल देखने को मिल रहा था। सर अभी क्या करना चाहिए सर मदरसन सुमी में? देखिए, अभी तो फिलहाल बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ तेजी का ट्रेंड बन रहा है और अभी मोमेंटम चालू हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5% के आसपास की रैली यहाँ से और दिख सकती है। और जो अपने हाई से ऊपर ये निकला है उसको अगर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो भी यहाँ से ये स्टॉक अभी चलता हुआ और नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 5-7% की रैली तो अभी दिखाई देगी। तो बिल्कुल अगर बने हैं तो जल्दबाजी मत करिए, न्यूज का फायदा उठाइए, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए, बने हुए हैं, बने रहिए, आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। अगला शेयर लेकर के आइए, ये ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है JSW एनर्जी, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि करीब 4% के आसपास की तेजी है। और ये टेक्निकली अगर हम देखें तो अपने 200 SMA के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
और कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से सर इसमें यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन और ब्रेकआउट की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन चोलामंडलम सिक्योरिटीज़ ने भी कंपनी के ऊपर अपना लक्ष्य बढ़ाया है और लक्ष्य बढ़ा करके 430 रुपये किया है। एक महीने में शेयर के अंदर अगर हम देखें तो करीब 22% के आसपास का मूव जो है वो देखने को मिला है और एक साल में JSW एनर्जी ने करीब करीब जो है 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अच्छे खासे मोमेंटम में है सर। पिछले 5 साल में एक कंपनी जो है 357% का रिटर्न इसने दिया है। आज भी हम देख रहे हैं करीब 4% ऊपर है। अभी और कितना अपसाइड देख रहे हैं सर JSW एनर्जी में आप, और फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल 10% तो सर करंट लेवल से दिख रहा है, 305 है और 10% लेते हैं तो 330, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी के मोमेंटम में 355 354 के आसपास तक का ये मोमेंटम में जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल आपने सही कहा, लॉन्ग टर्म फंड यहाँ पर देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है और उसके अलावा भी जो यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी फेवर कर रहा है, चाहे वो RSI हो, चाहे वो स्टोकेस्टिक हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में देखेंगे तो आज आपको अगर आप 7 और 21 का मूविंग एवरेज प्लॉट करके देखते हैं तो उसमें आपको ये आज फ्रेश बाय भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से जो मोमेंटम है वो टारगेट को 354 रुपए 55 रुपए तक का दिखाई देता है। बने रहिए, फ्रेश बाय करिए और लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश करिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म कॉल में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। चले, तो लंबी अवधि के लिए आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं मौजूदा स्तरों में भी। हालांकि आज तेजी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें रवि जी का मानना है करंट लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर 354 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का आपको रखना होगा। चलिए, इस बीच अगले दर्शक माफ़ कीजिएगा अगले शेयर पे चर्चा करते हैं और ये है LT माइंट्री। यहाँ पे खबर ये है कि HDFC को रिप्लेस करेगी निफ्टी 50 के अंदर ये कंपनी जो है, और इसी खबर के चलते आज सुबह हम देख रहे थे कि 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ आधे % की इनफैक्ट गिरावट देखने को मिल रही है। 13 जुलाई से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होगा शेयर। सर कैसे देख रहे हैं सर इस कंपनी को? बीच में हालांकि हमने देखा था कि इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, अब निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा होगा 13 जुलाई से। आप फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं और क्या यहाँ पर भी कोई संभावनाएं बनती हैं क्या सर? देखिए, ये स्टॉक की थोड़ी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। तो जनवरी 2022 में ये स्टॉक चल रहा था 7500 रुपए और इसने एक बॉटम बनाया इस स्टॉक ने लगभग 4000 का जुलाई 2022 में। उसके बाद ये बॉटम के पास काफी कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से 5000 के ऊपर निकला है। मोमेंटम अगर टेक्निकल फाइंड आउट करते हैं तो 6000, और अगर लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो लगभग वापस से ये 6500 के आसपास तक के लेवल आपको दिखेंगे, इसमें कि आपको 12 से 16 महीने 18 महीने तक लग सकते हैं। फंडामेंटल की चर्चा कर ले तो मुझे लगता है कि पूरे पैक में ये सबसे स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है जो अपने सेक्टर में यहाँ पर लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, हालांकि IT सेक्टर की परफॉर्मेंस को लेकर के 1-2 क्वार्टर में प्रेशर हो सकता है, तो आपको 1-2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक आप अगर देखते हैं तो आपको कंसोलिडेटेड दिखाई देगा, थोड़ा साइडवेज सा मूवमेंट होगा, लेकिन गिरने को कम है, बढ़ने को ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पार्शियल पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वेटेज थोड़ा कम रखिए, लेकिन निवेश की रणनीति इस स्टॉक में बनाई जा सकती है। निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है, थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया बना करके चलें। 1-2 क्वार्टर से ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर बने रहेंगे तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं और एक खबर BHEL के ऊपर भी निकल करके आई है और BHEL अभी रडार पे भी था रवि जी के, और यहाँ पर खबर ये है कि GE वर्नोवा के साथ कंपनी ने अपने समझौते को आगे बढ़ाया है और ये समझौता हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन बनाने के लिए किया गया था। और आपको बता दें बड़े लंबे समय से ये समझौता चला आ रहा है, 1986 से चल रहा था, अभी एक्सपायर होने वाला था, लेकिन अभी इसे एक्सटेंड किया गया है। खबर के चलते आज अच्छे मोमेंटम में है BHEL का शेयर, करीब 4% के आसपास की तेज़ी है और लंबी अवधि के लिए जो स्टॉक रिकमेंड किए गए हैं रवि जी की तरफ से उसमें भी शामिल है। लेकिन फिर भी रवि जी से एक बार और टिप्पणी लेते हैं। सर BHEL करंट लेवल पे आज अच्छे मोमेंटम में, खबर भी हमने आप दर्शकों को बता दी, आप कैसे देख रहे हैं BHEL को? बिल्कुल, देखिए मेरी ये रिकमेंडेशन पे भी है, तो मैं इसीलिए लोगों को ये बोल रहा हूँ कि इसको आप फ्रेश 52 वीक हाई के पास है, अच्छे शॉर्ट टर्म मोमेंटम में बाय करके चलें, टारगेट 120 का यहाँ से।
टारगेट 120 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं BHEL के अंदर। तो अभी तक जो 10 शेयर बताए गए थे उसमें लक्ष्य नहीं बताए गए थे, तो BHEL पे लक्ष्य भी आपको मिल गया है। 120 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगला जो है स्क्रीन पे लेकर के आते हैं और वो खबर आई है सर, HDFC के बाद अब IDFC फर्स्ट बैंक के विलय की भी खबर आ रही है और अब IDFC के साथ विलय को बोर्ड मंजूरी दे दी गई है और साल के अंत तक ये विलय की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस पर जो रेशियो निकल करके आया है वो 100 IDFC के शेयर पर 155 IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर मिलेंगे। आज इन दोनों कंपनियों के शेयर में करीब हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह से देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर, IDFC फर्स्ट बैंक में से किसे चुनना चाहिए? दोनों में पैसे लगा सकते हैं क्या? इस विलय के क्या मायने हैं, अगर आप एक लाइन में अगर टिप्पणी कर सके तो देखिए, दोनों के सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटली आपने ग्रोथ अच्छी देखी और पिछले आपके प्रोग्राम में कई बार ये रिकमेंडेशन पे भी मेरी था। बिल्कुल IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें या IDFC की बात करें तो इनको 40 और 60 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था पीछे के प्रोग्राम्स में, और आज आपने अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। और अभी भी हमारी जब IDFC फर्स्ट बैंक की लास्ट आपके प्रोग्राम में बात हुई थी तभी मैंने कहा था 90 रुपए तक के लेवल तो दिखेंगे, 80 तो पहला टारगेट है ही है। तो विलय का फायदा तो मिलेगा। आप अब इस पे निवेश की रणनीति बनाकर रखिए। विलय की प्रक्रिया होती रहेगी, करेक्शन के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे और स्टॉक के दोनों के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। तो अगर मर्ज होगा तो उसका फायदा भी मिलेगा। तो आप चाहे IDFC में निवेश करें या IDFC फर्स्ट में करें, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और विलय का फायदा ज्यादा इन्वेस्टर को यहाँ पर मिलेगा।